आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप ऑलमोस्ट किसी भी मार्केट कंडीशंस में लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बस मेरा एक सिंपल सा रूल है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं, वो ये कि मार्केट जब ऑल टाइम हाइस पे होती है उस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेंगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वो पॉइंट्स देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पे आप कुछ बड़ी गलतियां कर जाएं जो रियल में आपके ऊपर भारी पड़ सकती हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल एसआईपी इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि एसआईपी के जरिए आप एक छोटा अमाउंट रेगुलरली स्टॉक मार्केट में डालते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद। मे बी वो फ्रीक्वेंसी 15 दिन की हो या फिर एक महीने की हो। जबकि जब हम लमसम की बात करते हैं तो लमसम में आपका जो एक ही बारी में इन्वेस्ट करने वाला अमाउंट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट मे बी आप 6 महीने बाद डालें, मे बी आप 1 साल के बाद डालें। तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स में आपका जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली हाई रहता है। अब लमसम इन्वेस्टमेंट्स में जो ये रिस्क है, एग्जैक्टली ये रिस्क क्या होता है, किसे रिस्क कहा जाता है, इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है निफ्टी का 1 डे का चार्ट। और एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि एक इन्वेस्टर हैं जिनको 10 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। तो उन्होंने अपनी ये इन्वेस्टमेंट्स की थी सितंबर 2024 में एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर। मान के चलते हैं उन्होंने अपनी ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर डे पे यानी कि 19 सितंबर 2024 को की थी। तो इस पर्टिकुलर डे पे इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो ये मार्केट कितनी ऊपर गई है इसको पहले हम मेजर कर लेते हैं। तो मैं मेजरिंग टूल से अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ इस वाली कैंडल की क्लोजिंग यानी कि यहाँ तक का अपसाइड मेजर करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एग्जैक्टली 3% का अपसाइड। यानी कि सिर्फ अगले 8 दिन में उनका जो ये 10 लाख रुपए का कैपिटल था ये इंक्रीज होकर हो गया होगा 10,30,000 रुपए 3% के अकॉर्डिंग। यानी कि महज 8 दिन में बैठे बैठे 30,000 रुपए की कमाई। तो इस कैंडल पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद उन्हें जो ये खुशी देखने को मिली थी, ये खुशी उनकी बहुत लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में लगातार बड़े करेक्शंस हमें देखने को मिले थे। तो मार्केट में जो करेक्शन आए थे, अगर मैं इनको मेजर कर लेता हूँ तो इस वाली कैंडल से ही मैं मेजर कर लेता हूँ इस वाली कैंडल तक। ये वाला जो पर्टिकुलर डे है ये है 4 मार्च 2025 का, और उसी क्लोजिंग कैंडल तक अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 15.6% का करेक्शन। तो राउंड ऑफ के लिए मान लेते हैं कि ये 15% का करेक्शन है। तो एक तरह से उनका जो कैपिटल यहाँ पर बना था 10,30,000 रुपये, ये कैपिटल घटकर उनका बन गया होगा इस पर्टिकुलर डे तक आते आते 8,50,000 रुपये। और वहीं अगर हम बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, यानी कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे पहले का ट्रेडिंग सेशन यानी कि 7 नवंबर 2025 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं मेजर करता हूँ जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी और वहाँ से लेके इस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग तक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ आई होगी वो है 0.02% की शायद। यानी कि 414 दिन के बाद ऑलमोस्ट अराउंड सवा साल के बाद भी उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की थी 10 लाख रुपए की, वो आज भी शायद 10 लाख रुपए ही होगी। प्लस माइनस 2-3 हज़ार या 5 हज़ार रुपये आप मान के चल सकते हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद भी अगर सवा साल के बाद भी किसी को कुछ भी ना मिले, मतलब 2-3 हज़ार रुपए शायद ही मिलें, तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर ये तो बस एक एग्जाम्पल है, एक हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन ऐसा केस किसी के साथ भी हो सकता है और एक्चुअल में हुआ भी होगा। तो ये तो हो गई उस केस की बात अगर किसी इन्वेस्टर ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में यानी कि लार्ज कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी एज लमसम। अब मान के चलिए अगर उन्होंने यही इन्वेस्टमेंट इसी पर्टिकुलर डेट पे किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में अगर की होंगी, तो उनको कुछ नहीं तो आज भी यहाँ पर कम से कम 10% का नुकसान देखने को मिल रहा होगा। यानी कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स पे सवा साल के बाद भी 1 लाख रुपए का नुकसान। इतने पेशेंस रख पाना किसी इन्वेस्टर के लिए आसान काम नहीं होता। लोग तो इवन ये कहने लगते हैं कि यार इससे अच्छा तो एफडी में ही अपना पैसा डाल दिया होता, कुछ नहीं तो 6% के पॉजिटिव में तो कम से कम रहता। खैर आई होप आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्क। यानी कि गलत समय पर गलत स्कीम में गलत अमाउंट इन्वेस्ट कर देना। इसलिए ज़रूरी है कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स को आप ठीक से समझें और सही स्कीम में सही पैसा इन्वेस्ट करें। तो कौन से हैं ये 4 म्यूचुअल फंड्स, आइए इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स हमारे पास आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ्स।
तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में जो हमें रिसेंटली इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, आप जानते ही हैं मार्केट में क्या-क्या हुआ है टैरिफ्स वगैरह को लेके। दोनों ही मेटल्स ने अपने इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न्स दिए हैं और आज के टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही वर्ल्ड की सुपरस्टार इन्वेस्टमेंट्स बन गई हैं। पिछले एक ही साल में दोनों ने 50% से भी ज्यादा के जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और पिछले एक साल को अगर हम एक एक्सेप्शन मान के भूल भी जाते हैं कि यार गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा तो इतने ज्यादा हाई रिटर्न्स देने वाले मेटल्स नहीं रहे हैं, ये तो पिछले एक साल में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इतने हाई रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो एक बार के लिए अगर उन रिटर्न्स को हम साइड कर देते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि गोल्ड हमेशा से ही एक स्टेडी ग्रोथ वाली इन्वेस्टमेंट रही है। भले ही स्लोली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ग्रोथ हमेशा यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिली है। हाँ ठीक है, गोल्ड बीच में 1-2 साल के लिए साइडवेज भी हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि अगर हम डाउनसाइड रिस्क की बात करते हैं तो आने वाले समय में आपका डाउनसाइड रिस्क यहाँ पर बढ़े, इसकी उम्मीद यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में दोनों ही मेटल्स की डिमांड देखने को मिल रही है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए दोनों ही गोल्ड एंड सिल्वर आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुझे यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड समझ में आए। सबसे पहला है एक्सिस का गोल्ड म्यूचुअल फंड और दूसरा है एसबीआई गोल्ड फंड। रिटर्न्स दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के एग्जैक्टली सेम देखने को मिले हैं, तो इन दोनों में से आप किसी भी गोल्ड फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और सिल्वर इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए और भी बेहतर इन्वेस्टमेंट बन जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और लगातार इंक्रीज कर रही है। क्योंकि सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल ही नहीं, आज के टाइम पे ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी बन गया है। आज के टाइम पे सिल्वर की अराउंड 60% की डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है, जैसे कि ईवीज है, सोलर पैनल्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो सिल्वर एक सेफ एसेट बन जाता है, और इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड इसको और भी ज्यादा बूस्ट करती है। इसलिए हर सिचुएशन में सिल्वर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस बन जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर में अब आप स्टेबल मनी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। स्टेबल मनी के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल गोल्ड या फिर सिल्वर जो एप्स हैं उनमें नहीं जाती, बल्कि केयरफुली सिलेक्टेड जो गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें जाती है। और यही चीज इस प्लेटफॉर्म को अलग बनाती है। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर में आप ट्रेडिशनल तरीके से भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी है, गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है या फिर बुलियन है, लेकिन इनके साथ भी अलग चैलेंजेस आते हैं। अगर हम ज्वेलरी या फिर कॉइन्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको हैवी मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, प्योरिटी के साथ भी वहां पर इशू आ सकते हैं, प्लस जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ता है। वहीं डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको 3 से 5% का मार्कअप चार्ज प्लस 3% का जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो आपका बाइंग के टाइम पे ही ऑलरेडी काफी नुकसान हो जाता है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है, इनकी जो एप्स हैं ये रेगुलेटेड नहीं होती। मतलब कल को अगर कोई इशू आए तो लीगल प्रोटेक्शन मिलना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन बन जाते हैं। ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं, फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होते हैं, और इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है, यही कोई 0.5% के आसपास का। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग और जो भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उन सब में यही सजेस्टेड होता है कि आपके पोर्टफोलियो का जो 10 to 15% पार्ट है वो हमेशा आपको गोल्ड या फिर सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहिए एज एन हेज अगेंस्ट इक्विटी। लेकिन मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये एलोकेशन एडजस्ट करना पड़ता है, और यही काम स्टेबल मनी आपके लिए करता है। स्टेबल मनी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर एक्सपर्ट्स की टीम हर महीने गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट को एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो डिसाइड करती है। आप एक ही ट्रांजेक्शन में गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कस्टम रेशियो सेट कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप सिर्फ गोल्ड में या फिर सिर्फ सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट आप जस्ट ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक सेफ, स्मार्ट और एक्सपर्ट बैक तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो स्टेबल मनी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां से आप चेक करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमारे पास आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, जिनको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी बोला जाता है। बेसिकली ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं बिटवीन इक्विटी एंड डेट, इक्विटी यानी कि स्टॉक्स और डेट यानी कि बॉन्ड्स, और ये एडजस्टमेंट होता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। तो ये मार्केट कंडीशंस क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं अगर मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, ओवर वैल्यूड है, तो ऐसे केस में इक्विटी की जो एलोकेशन है उसको कम कर दिया जाता है और जो डेट एलोकेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे और आपको जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। सेम ऐसे ही मार्केट जब लो होती है या फिर अंडर वैल्यूड होती है तो इक्विटी के एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है और डेट के एलोकेशन को कम कर दिया जाता है, जिससे कि आने वाली मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठा के आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो इन फंड्स में इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं तो ये 30% से लेके 80% तक जा सकता है, और डेट एलोकेशन 20% से लेके
70% की रेंज में रह सकता है। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशंस की वजह से इन फंड्स की जो वोलेटिलिटी है, हेंस जो इनका रिस्क है वो कम रहता है, जिससे कि आप ऑलमोस्ट किसी भी मार्केट कंडीशंस में लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे दो बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो हैं वो अच्छे देखने को मिले। सबसे पहला है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो अगर मैं क्विकली इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करके आपको दिखा देता हूं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और जो ब्लू वाली लाइन है ये है ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। अभी के लिए इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि रिटर्न्स का जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर अभी फोकस करना है इन दोनों लाइंस के अप एंड डाउन मूवमेंट पे, यानी कि वोलेटिलिटी पे। तो अगर हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड भले ही इसने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड ज्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। क्विकली अपसाइड मूव देता है, क्विकली डाउनसाइड मूव देता है। तो आप देखेंगे कि लाइन में लगातार अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वोलेटिलिटी इस म्यूचुअल फंड की बहुत हाई है। वहीं अगर हम ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन आप देखेंगे तो ये एक कंसिस्टेंट एक ही लेवल पे आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको इस लाइन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड कम वोलेटाइल है कंपेयर टू HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हाँ, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये टोटली आपकी प्रेफरेंस और आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के साथ किसके साथ जाना चाहेंगे। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो ज़्यादा वोलेटाइल है लेकिन रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, या फिर एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो स्टेबल है और रिटर्न्स बेटर दे रहा है, वही 13% की रेंज में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न्स का गैप वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने एवरेज रिटर्न्स दिए हैं 22.82% के, जबकि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 13.74% के। तो रिटर्न्स का डिफरेंस यहाँ पर है 11% के आसपास का, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। और वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि 10 ईयर्स के CAGR में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने दिए हैं 15.78% का CAGR और ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड ने दिया है 12.22% का CAGR। तो डिफरेंस अभी भी यहाँ पर 3% से ज़्यादा का है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में फिर भी HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड कम है कंपेयर टू ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। तीसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमारे पास आ जाते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स की तरह यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। तो जैसे कि इनका नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड, यानी कि ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इनमें भी इक्विटी और डेट दोनों का एलोकेशन होता है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन हाई होता है, जो कि अप टू 80% तक भी जा सकता है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी इक्विटी एलोकेशन रखा जाता है, बाकी बचा हुआ एलोकेशन डेट एलोकेशन रखा जाता है, यानी कि बॉन्ड्स में। तो प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो कम रहता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको बेटर मिलता है, जिसकी वजह से लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये आपके लिए कंपेरेटिव टू इक्विटी फंड्स एक बेटर चॉइस बन जाते हैं। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड और दूसरा है कोटक का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो अगेन अगर मैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करके आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ICICI प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड है, इसने कंसिस्टेंटली बीट किया है कोटक के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को, उससे बेटर रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो वोलेटिलिटी के केस में दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर से देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही लाइंस में आप देखेंगे कि अप्स एंड डाउन्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलेंगे। तो 5 ईयर्स के रिटर्न्स में आप देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल ने यहाँ पर दिए हैं 22.23% का CAGR और कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड ने दिए हैं 17.33% का CAGR 5 ईयर्स के केस में। वहीं अगर हम 10 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल के इक्विटी एंड डेट फंड ने दिए हैं 16.93% के रिटर्न्स और कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड ने दिए हैं 14.90% के रिटर्न्स। अगर मैं और दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि सोर्टिनो, शार्पर रेशियो और वोलेटिलिटी, इन तीनों चीज़ों की बात करता हूं, तो ICICI प्रूडेंशियल एक बेटर फंड निकल के आ रहा है कंपेयर टू कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। फिर भी चॉइस आपके पास है, तो इन दोनों में से आप किसी भी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं। फाइनली 4 टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमारे पास आते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर्स के ऑल टाइम फेवरेट फंड्स जो कि हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स।
यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना। वैसे इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि थी कॉन्ट्रा फंड्स के ऊपर, में भी आपने ये वीडियो देखी हो। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कॉन्ट्रा फंड्स ने पिछले 10 साल की ड्यूरेशन में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को भी बीट किया है रिटर्न्स के मामले में। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यार पिछली वीडियो में तो ये कॉन्ट्रा फंड्स की बात कर रहे थे, अभी ये कह रहे हैं कि इंडेक्स फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दो। देखो यहाँ पर मेरी बात को समझो। कॉन्ट्रा फंड्स एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे हैं। इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जैसे कि हमने इनके पास रिटर्न्स के हिसाब से देखा कि इन्होंने इवन इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स को भी बीट किया है। लेकिन जब बात आती है लमसम इन्वेस्टमेंट्स की, तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं कॉन्ट्रा फंड्स को चूज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड्स का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500, जो कि लमसम के केस में एक्स्ट्रा रिस्क कैरी कर सकता है कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि खुद एक बेंचमार्क है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए कम रिस्क कैरी करता है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करता हूँ, मल्टी कैप की बात करता हूँ, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ, यहाँ पर आपका रिस्क कंपैरेटिवली कम है। हाँ, बस इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स को जरूर समझ लेना, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। तो म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 4 म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। सबसे पहला है निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, फिर आता है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और फाइनली आता है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। इन चारों में से आप किसी भी इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। चारों ही म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, और अगर मैं ट्रैकिंग एरर की बात करता हूँ तो वो भी सिर्फ 0.01 का है। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए चारों ही फंड्स अच्छे हैं। फाइनली अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स पे। सबसे पहली चीज़ ये है जो कि आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएँ। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि बिना ज़्यादा कुछ जाने, बिना ज़्यादा कुछ समझे रिस्की म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी है, या सेकंड ऑप्शन ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो कि कम रिस्क कैरी करते हैं, उनमें अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना। इन दोनों में से आपके लिए बेटर क्या है? मेरे ख्याल से हर समझदार इंसान सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना चाहेगा, जो कि अपने रिस्क को कम रखना चाहेगा, क्योंकि बात यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट्स की हो रही है। बस इसी सोच और अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने आज के इस वीडियो में इन म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज को और इन म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने का हमेशा से ही अच्छा और सेफर तरीका यही होता है कि एक बार आप अपना पैसा किसी कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में मूव कर लें, उसके बाद हमेशा ही आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना पैसा इस कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड से मूव करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। मे बी वो मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो, जिसमें भी आप मूव करना चाहें। दूसरी चीज़ ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं या फिर 50 लाख रुपए हैं तो इन पैसों को एक ही साथ किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना। आपको ऐसा नहीं करना है। मेरे ख्याल से जितना भी कैपिटल आपके पास है उसका 20 से 30% अमाउंट आपको एक बारी में किसी म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, अगर आप अपने रिस्क को कम से कम रखना चाहते हैं। वही रिस्क जिस रिस्क की बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। उसके बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचता है उस अमाउंट को आपको मार्केट की सही अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में अगर एक अच्छा डिप आता है, गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस में अच्छा डिप आता है, तो इन सभी सिचुएशन को समझ के उसके बाद फिर से अपना 20 से 30% अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट के ऑल टाइम हाइस पे आपको लमसम इन्वेस्टमेंट्स कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी ही है तो मार्केट के ऑल टाइम हाई के जाने के बाद जो भी करेक्शन आता है, मार्केट में साइडवेज मूवमेंट आता है, तो उस समय पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। चौथी चीज़ ये कि जो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है या फिर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हैं, इन म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है, अगर आपका कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो स्टेबल मनी को जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।